हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने यहाँ पर जो चैनल बनाया था वो रीजनिंग स्पेशल चैनल मैंने बनाया था, लेकिन आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ पर साइंस पढ़ाना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के वीडियो में हम प्रकाश का पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं और कल मैं इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ा दूंगा, आंकिक प्रश्न इसके पढ़ा दूंगा। तो आज जो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज का थ्योरी जो है, थ्योरी वाला पार्ट पूरा प्रकाश का हम खत्म कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रकाश में कल पढ़ाया था, प्रकाश के बारे में पूरा बताया था और प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अब जो है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पास आपको वीडियो मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से आप नोट्स भी बनाते चलिए। अगर नोट्स नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी पीडीएफ जो है जितना पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको मैं इसके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिले और वो भी लाभ ले सकें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में एक बार रिवीजन करवा देता हूं। तो प्रकाश का परावर्तन अगर आए आपके एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा लिखिए तथा इसके नियम भी लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिश किए हुए तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके लिखना नियम, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये पहला नियम था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पास कुछ मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ, यानी नोट करके लिखवा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी तल से होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन तभी हो सकता है जब कोई भी वस्तु अपारदर्शी हो, यानी प्रकाश आर पार नहीं होनी चाहिए, यानी प्रकाश पास नहीं होनी चाहिए उस मीडियम से। यानी ऐसा मीडियम होना चाहिए जहां से प्रकाश पास ना हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ कि प्रकाश के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाश परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जब हमें दिखाई देती है तो प्रकाश परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अगर यहाँ पास बोर्ड का इमेज मुझे दिख रहा है, मेरे मतलब रेटिना पर अगर इमेज इसका बन रहा है तो वो प्रकाश का परावर्तन के कारण है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा दर्पण में होता है। यानी जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, उसमें प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा होता है। तो मैंने ये इतना पॉइंट मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कितने प्रकार से होता है, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक किरणें किसी वस्तु से परावर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती हैं तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास मिरर है, एक मिरर है, ठीक है, और इस मिरर में ये ट्रांसपेरेंट मिरर नहीं है, ये ऐसा मिरर है जिसमें पॉलिश किया हुआ है, यानी प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक किरण आपके पास ये गई है ऐसे, ठीक है, टकराने के बाद इस तरह चली गई, और एक किरण इधर से गई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, तो मिलेगी कहाँ पास? यहाँ पास। अगर यहाँ पास मिल रही तो यहाँ पास प्रतिबिंब यानी इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो यही चीज कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक किरणें किसी वस्तु से परावर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती हैं तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ये दो तरीके से होता है। प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वो दो तरीके से होता है। एक हो रहा है वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो रहा है आभासी प्रतिबिंब। यानी एक हो रहा है रियल इमेज, एक बनता है, और एक बनता है वर्चुअल इमेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से समझिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। ध्यान से एक एक चीज समझना। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें आपस में एकदम रियल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब रियल में मिल जाती हैं। देखिए, एक किरण इधर से आई और एक किरण इधर से आई और यहाँ पास मिल गई।
जब ये दोनों रियल में मिलेंगी तो यहाँ पास जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे उसका निर्माण वास्तविक होगा, यानी रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल यानी वास्तविक इमेज बनेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं, यहाँ दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एग्जैक्ट मिल नहीं रही हैं, लेकिन परावर्तन के बाद हो कैसा रहा है कि एग्जैक्ट मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पास ध्यान समझना, यहाँ पास मतलब ऐसे करके जाती मतलब आती हुई यहाँ पास मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पास मिल नहीं रहा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पास खींच दिया पूरा, लेकिन यहाँ पास आती हुई प्रतीत हो रही, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहाँ पास जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो कैसा होगा, तो वो होगा वर्चुअल यानी आभासी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हम लोग दर्पण पढ़ते हैं, क्योंकि दर्पण सबसे अच्छा परावर्तन का एक साधन होता है। दर्पण में ही पूरी तरीके से परावर्तन हो पाता है। दर्पण जो है, दर्पण हम किसे कहेंगे, तो एक चीज़ याद रखना, दर्पण निर्माण कैसे होता है, कह रहा है कि यदि किसी पारदर्शी कांच के एक तरफ पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए। हाँ, ये भी देखिए प्रश्न अच्छा है कि जो हमारे यहाँ दर्पण होता है उसके पीछे जो एक पॉलिश किया जाता है, वो किस चीज़ का होता है, तो पारा या लाल ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पारा या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तब दर्पण का निर्माण होता है। तो क्या बन जाता है, वो दर्पण बन जाता है। अब यहाँ पास कह रहा है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से कि चीज समझते चलना, इसमें रटने वाली कोई चीजें नहीं है, समझते चलना। कह रहा है कि दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए जो समतल दर्पण होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं समतल दर्पण अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटे की क्लास पूरी होगी, तभी समतल दर्पण केवल खत्म हो पाएगा। लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आने वाला है। हमसे क्या मतलब है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, आप अगर पढ़ रहे हैं नंबर लाने के लिए तो नंबर आपको मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन जितना पढ़ाऊँ उतना केवल पढ़िए बस। तो अगर यहाँ समतल दर्पण से प्रश्न पूछा जाए तो कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, देखिए पहला प्रश्न पूछ सकता है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पास पॉइंट दिया है समतल दर्पण से, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझ के देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पास मैंने एक वस्तु रख दिया, मान लेते हैं ये पप्पू जी हैं, ठीक है, जिसको मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है, पप्पू हैं। अब पप्पू ये यहाँ पास खड़े हैं, और मैं कहूँ कि भाई ये बताइए जो पप्पू हैं, इसके जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पप्पू और मिरर की जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पप्पू का जो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो कितने मीटर पर बनेगा, यानी कितने मीटर आभास हमें होगा। खैर मिरर तो इतना ही पतला होता है, अब उसके अंदर कैसे बन पाएगा, लेकिन ऐसा हमें आभास होगा। तो आप कहेंगे कि सर जी जो पप्पू है ना, जहाँ पास पप्पू खड़े हैं, ठीक है, उसका जो मिरर मतलब इमेज बनेगा, वो जितनी दूरी पर पप्पू खड़े हैं दर्पण से, उतनी दूरी का इमेज बनेगा, यानी यहाँ पास 5 मीटर का ही बनेगा। यानी अगर पप्पू 5 मीटर दूरी पर दर्पण से खड़े हैं तो जो इमेज बनने वाला है वो भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समझ में ये चीज़ आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा पीछे करिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से कि समझिएगा, यहाँ पास समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज होता है कि जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। अगर ये पप्पू जी हैं, पप्पू अगर मान लेते हैं 1 मीटर के हैं, इनकी लंबाई 1 मीटर है, तो इसका इमेज भी 1 मीटर का ही बनेगा। ठीक है, 1 मीटर का अगर पप्पू की लंबाई 1 मीटर है तो इसका इमेज भी 1 मीटर का बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहे कि आवर्धन, इसका जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। आवर्धन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जितनी बड़ी वस्तु है, ठीक है, और उसका जितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब और वस्तु का
अनुपात जो होता है वही आवर्धन कहलाता है। यानी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। तो वस्तु अगर 1 मीटर है, यानी वस्तु 1 मीटर लंबी है और प्रतिबिंब भी 1 मीटर है, तो 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा। अगर वस्तु 2 मीटर है, प्रतिबिंब भी 2 मीटर है, 2/2 1 ही होगा। अगर वस्तु 4 मीटर है, प्रतिबिंब भी 4 मीटर है, तो 4/4 क्या होगा? 1 होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की अनुपात होती है। यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब का लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। समझ में आया? तो अगर पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, तो +1 होगा, आप यही बताएंगे। ठीक है, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है 1 मीटर है और उसका जो इमेज बन रहा है वो भी 1 मीटर है, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिए। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है प्रश्न कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, जो प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा होता है, यानी उसका नेचर कैसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये चीज याद रखना। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, मतलब आभासी और सीधा होता है। इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। इसका मतलब क्या है? पार्श्व परावर्तित का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास एक मिरर बना दूं, ये कोई समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पास बी लिख दूं, बी लिख दूं, तो ये बी पता है कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। पार्श्व परावर्तित मतलब होता है कि उसका लेफ्ट एंड राइट कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट जो होता है वो राइट बन जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो उसका लेफ्ट राइट कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पास जी लिखूं, तो जी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पास पार्श्व परावर्तित का मतलब यही होता है। ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है, उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो पहला उपयोग दिया है समतल दर्पण का प्रयोग, पहला नंबर दिया है कि समतल दर्पण का प्रयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। पहला प्रयोग यही होगा, जो घर में हम लोग समतल जो यूज करते हैं दर्पण, वो समतल दर्पण होता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि कपड़े की दुकानों तथा अन्य दुकानों पर सजावट के लिए, ठीक है, सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हो गया। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोटरों में ड्राइवर अपने पीछे बैठी सवारियों को देखने के लिए प्रयोग करता है, यानी वहां भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और चौथा नंबर कह रहा है कि बाल काटते समय जो हजामती होता है, यानी जो नाई होता है, वो पीछे के बाल कस्टमर को अपने दिखाने के लिए जो प्रयोग करता है वो भी समतल दर्पण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नोट करके कह रहा है, पहला नोट है, कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न ये कह रहा है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति को अपना पूरा इमेज यानी पूरा फोटो देखना है किसी दर्पण में, तो उसको मार्केट से कम कितना लंबाई यानी कितना ऊंचाई का मिरर खरीदना चाहिए। तो वो अपने शरीर का अगर आधा खरीद लेगा ना, तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। अब मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि यदि दो समतल दर्पण को समांतर रख दिया जाए, यानी ऐसे रख दिया जाए, इस प्रकार से दो समतल दर्पण को अगर समांतर रख दिया जाए, ठीक है, और इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखा जाए, इसके बीच में कोई वस्तु रखा जाए, मान लो गेंद रखा हुआ है, तो ये गेंद का जो प्रतिबिंब यानी जो इमेज बनेगा वो कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे इन्फिनिटिव यानी अनंत बनेंगे। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पास गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण,
तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो अगर गोली दर्पण की बात करें, गोली दर्पण होता क्या है, तो कह रहा है यह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। यानी कांच का खोखले गोले का काटा गया भाग क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कांच का खोखले गोले का काटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, जो गोली दर्पण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। मतलब इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर होता है और ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों जो अवतल दर्पण होता है इसको पहचानो कैसे, तो कोई भी गोला का कटा हुआ भाग, मान लेते हैं ये एक गोला है, गोला का कटा हुआ भाग मैंने इतना निकाल लिया। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए, रुकिए समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले गोली दर्पण समझाना होगा तभी समझ में आएगा। तो एक मान लेते हैं ये गोला है, ठीक है, ये खोखला गोला है, ये खोखला गोला है और इसके चारों तरफ पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बताइए इसके बीचों में एक केंद्र होगा, ठीक है, इसके बीच में एक केंद्र होगा। अब इसको मैं काम करता हूं कि इतना मैंने कट कर दिया, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, ये मैंने कट कर दिया और कट करके मैंने यहाँ पास पॉलिश कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी पॉलिश उभरे हुए पार्ट में किया जाता है, ठीक है, और परावर्तन जो होता है वो धंसे हुए पार्ट से होता है, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये अभी मैंने अवतल दर्पण बनाया। तो अब यहाँ कौन कौन से पॉइंट आपको देखने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैंने यहाँ पास एक गोले का जो केंद्र मैंने बनाया था उस केंद्र का नाम होगा वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहां से एक अगर काल्पनिक रेखा मैं ऐसे करके खींच दूं, ठीक है, तो इसको हम गोलीय दर्पण में क्या कह रहे थे, इसको हम रेडियस कहते थे, सॉरी इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते थे, यहां से पूरा यहां तक, यानी परिधि को जब टच करते थे कोई रेखा तो उसको हम व्यास कहते थे। लेकिन अगर आधा व्यास रहेगा यानी यहां से यहां तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। लेकिन अगर पूरा व्यास है यहां से यहां तक तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और जहां पास ये जाकर टच करती है इसको हम पोल यानी ध्रुव कहते हैं, पोल यानी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, पोल यानी ध्रुव कहेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से केंद्र से लेकर यानी वक्रता केंद्र से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो बीच की दूरी होगी, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और अगर यहां पास ध्यान समझिएगा, ये हो गया, और पोल किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। इतना चीज पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूं। तो मैंने इसमें क्या क्या बताया कि कॉनकेव मिरर को कैसे आप पहचानोगे, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके उभरे हुए पार्ट में पॉलिश किया जाता है, और जो परावर्तन होता है वो धंसे हुए पार्ट से होता है। कैसे? अब देखिए, इसको समझिए, इतना चीज समझ में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पास आपके पास एक अवतल दर्पण, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है, और यहाँ पास ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है यानी प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं लिखूंगा नहीं इंग्लिश, ठीक है, अब आप लोग समझ लेना, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पास ध्रुव यानी पोल है, ध्रुव यानी
पोल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पास ये होता क्या है, यहाँ पास जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है, ध्यान समझिएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई भी किरण आएगी मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक है, मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रेज जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु होकर जाती है, दर्पण के टकराने के बाद एक बिंदु होकर जाती है जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। ठीक है, तो फोकस बिंदु जो होता है जिसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। तो अगर पूछा जाए कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं, तो आप कहोगे फोकस बिंदु उसे कहते हैं जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल जाती है और दर्पण यानी मिरर के टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को फोकल पॉइंट यानी फोकस बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पास आपको समझना है कि यहाँ पास मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर था यानी सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, यानी यहाँ पास वक्रता केंद्र था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज समझना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके आधा फोकस दूरी होती है। आप ये कह सकते हैं कि एफ जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल पॉइंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें जो संबंध होता है वो f बराबर r/2 होता है। ठीक है, f इक्वल टू r/2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से डेफिनीशन भी कुछ पूछा जा सकता है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, तो अब आप बना के आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अवतल दर्पण में ध्यान समझिएगा कि अवतल दर्पण क्या कर रहा है भाई, जो किरणें जा रही है ना उसको कन्वर्ज यानी इकट्ठा कर रहा है, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसको अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। अब अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, तो उत्तल दर्पण सबसे पहला नंबर ये है कि उत्तल दर्पण जो पॉलिश होता है वो धंसे हुए पार्ट में होता है, धसे हुए पार्ट में होता है। जो यहाँ पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है यानी प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए पार्ट से होता है, उभरे हुए पार्ट से होता है। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी फोकल बिंदु सब इधर इस साइड हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसे होता है। ठीक है, तो सब चीजें वही है, पूरा जितना मैंने इसमें बताया इतने पॉइंट इसमें भी होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो मैंने गोली दर्पण में अवतल दर्पण समझा दिया और उत्तल दर्पण समझा दिया। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे अब आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का प्रकाश परावर्तन का, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इसके गोली दर्पण के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और उसमें उसी में मैं फार्मूला जितने भी फार्मूले यूज होंगे उसके बारे में बता दूंगा। तो ये वाला चैप्टर हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलिए पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद नहीं तो पढ़ लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। थैंक यू सो मच।